रीजनरेशन आपका हुआ है, रीजनरेशन भी हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। चेक करो, नहीं बुक में देखो, उसके पास है, देखो कहाँ कहाँ हुआ है, मुझे पता चल जाएगा। रीजनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया और बडिंग, 4 हो गए, ये 4 इनके हो गए। चलिए अब फिफ्थ इज स्पोर फॉर्मेशन एंड सिक्स इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो अभी तक आप लोगों ने 4 देख लिए हैं, फिजन, ठीक है, फिजन के बाद आपने क्या देख लिया, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फिर इसके बाद क्या देख लिया, दैट इज रीजनरेशन, और फिर क्या देख लिया, बडिंग। फिजन 2 तरीके का है, एक कौन सा है, बाइनरी, एक मल्टीपल। अब आगे का देखते हैं। Fission takes place, binary fission takes place in amoeba, paramecium, leishmania, इन सभी में होता है, ठीक है, और इसके अलावा बैक्टीरिया में भी होगा। ऑल प्रोटोजोआ एंड ऑल मोनेरन्स यानी प्रोकैरियोट्स। मल्टीपल टेक्स प्लेस, दैट इज प्लाज्मोडियम, इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है, और ये दिस इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। क्या है, दैट इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। ये गंदे पानी में पाया जाता है, जितने भी प्रोटोजोआ है वो सब कहाँ पाए जाते हैं, गंदे पानी। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन, इसको हमने देख लिया था स्पाइरोगाइरा में होता है, और इसके अलावा स्टारफिश, 3 नाम आते हैं, और सी एनोमनीज। मल्टीपल में क्या लिखा है? मल्टीपल में प्रोटोजोआ की बात क्या लिखा है? प्रोटोजोआ ये कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव का क्या मतलब है कि इसकी वजह से ही ये बीमारी होती है, और इसे कौन, इसका वेक्टर कौन है बताओ, विच इज वेक्टर। आगे बैठा करो दिशा, इनके साथ बैठा करो, हाँ तो ज्यादा पीछे नहीं बैठना, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, कॉजेटिव एजेंट है। रीजनरेशन किसमें होता है, रीजनरेशन यानी लॉस्ट पार्ट इज रीजनरेटेड। ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट आ जाए, ये लिजर्ड में भी होता है, ठीक है। रीजनरेशन और किसमें किसमें होता है बताओ, लिजर्ड में हो जाएगा, प्लेनेरिया में होगा, प्लेनेरिया में होगा, स्टारफिश में भी हो सकता है। अगर कोई हिस्सा उसका चला जाए तो वापस ले आएगी, सही है। अब देखो, अगर बीच से टूटती है स्टारफिश, ये देखो, ये इसका सेंट्रल पार्ट है, इसकी शर्त क्या है स्टारफिश के टूटने की, इसका न्यूक्लियस अगर मान लीजिए ये हाफ हाफ रहेगा तो यहाँ, अगर ये टूटेगा तो ये डाई हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। बीच से टूटेगी जिसमें इसका न्यूक्लियर पार्ट होगा, ये पेंटापोडियल है, इसके 5 पैर होते हैं, हम लोग बाइपोडियल है, और जो टेट्रापोडल कौन होते हैं, गाय, हॉर्स, ये पेंटापोडल है। तो अब तुमने समझ लिया ना, तो ऐसा होगा, ये हिस्सा अगर काट दोगे तो मर जाएगा, बाकी बच जाएगा, ओके। बडिंग किसमें होती बोलो, हाइड्रा में, बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। और किसमें हो सकती है, ईस्ट हो सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, द पेरेंट प्लांट
produces hundreds of microscopic reproductive unit. जैसे कि ये आप देखें, ये ब्रेड का पीस है, तो इसी में क्या होगा, कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स निकल आएंगे, ये और ये जो ऊपर है इसको स्पोरेंजियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। जीएम का मतलब है जिसमें रखा हुआ वेसल, जीएम का मतलब वेसल, और स्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या होंगे, दैट इज स्पोर होंगे। ये जब फटेगा तो सब स्पोर बाहर बिखर जाएंगे, इसको हाइफे कहेंगे, ये जो इसका रूट स्ट्रक्चर है, सही है। और इसका नाम है रिजोपस। क्या नाम है, रिजोपस भी एक तरीके का फंगी है, जिसे इसका दूसरा नाम है ब्रेड माउड। तो ब्रेड माउड में ये चीज पाई जाती है। अब देखो, इसमें एक और भी चीज है, इसको स्टेम कहेंगे, दिस इज स्टेम। इसके चारों तरफ एक कोट होता है, उस कोट को सिस्ट कहते हैं। सिस्ट एक कॉम्प्लेक्स शुगर का कोट है, और जब इसको एक सही एटमॉस्फेयर मिलता है तो ये बस्ट हो जाएगा, और बस्ट हो जाने के बाद हवा में तैरता रहेगा। अगर यहाँ पर हवा में ये स्पोर्स तैर रहे हैं, आपकी मम्मी जितनी भी अच्छी तरीके से ब्रेड बनाकर डिब्बा पैक कर दें, उसके अंदर 2 स्पोर तो चला ही जाएगा, चला ही जाएगा। और जब उसको डैम्प एंड वार्म एटमॉस्फेयर मिलेगा, वो ब्रेड को बिल्कुल फंगस में बदल देगा। किसे बदल देगा? और जब 3 दिन बाद आप डिब्बा खोलोगे तो बिल्कुल फंगस लगेगी। तो इसका मतलब है, अगर वैक्यूम पैकिंग कर दी जाए किसी में, तो हो सकता है कितना भी स्पोर वहाँ ना हो। इसीलिए आजकल वैक्यूम पैकिंग की जाती है ना चीज़ों की, तो उसमें क्या होता है, फिर जल्दी वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। अदरवाइज स्पोर्स तो रहते हैं, उनको हटाने का तरीका वैक्यूम पैकिंग, वो सबसे अच्छा है। तो पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस hundreds of microscopic units called spores. Now, in suitable environment, जैसा कि कैसा होना चाहिए, डैम्प एंड वार्म, दोनों चीजें होनी चाहिए। इट बस्ट, तो स्पोरेंजियम बस्ट, एंड स्पोर फ्लोट इन एयर, दे लैंड, वो कहाँ लैंड करेंगे बताओ, एट फूड, फूड पर लैंड करेंगे, एंड स्टार्ट रिप्रोडक्शन। यही स्पोर्स, दीज स्पोर्स लैंड ऑन फूड एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, ऐसा होता है ना। एंड जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, इन्हीं से यही एक अकेला स्पोर फिर से ही पूरा बना सकते हैं। एंड जर्मिनेट, इनका नाम है ब्रेड माउड। ब्रेड माउड के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, और रिजोपस के नाम से भी आ सकता है। एंड जर्मिनेट एंड रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब देखो, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अगला टाइप क्या है, वेजिटेटिव। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरीके का होता है। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एक दैट इज आर्टिफिशियल, जिसमें मैन का होता है। ये 2 तरीके से। और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में 3 तरीके का होता है, दैट इज कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जो कि आपकी बुक में दिया है। ठीक है, तो 2 तरीके से देखेंगे। तो ये हमारा 6th टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने जा रहे हैं।
इसके अलावा these all, ये किसके हैं? These are asexual forms of reproduction. और सेवेंथ कौन सा हो जाएगा? टिश्यू कल्चर. So these are all asexual reproduction. Now let us see vegetative propagation. Now, if new plant can be produced from plant part, like leaf, stem, roots, plant part से अगर तुम plant पालो तो उसे क्या कहोगे? Vegetative propagation. If new plant can be produced from plant part, like कुछ भी हो सकता है, लीफ हो सकता है, ठीक है. फ्रूट से भी आजकल बनने लगा है. फ्रूट में से आप नया प्लांट पा सकते हो. स्टेम से हो सकता है, इसी तरीके से रूट से भी हो सकता है. इसके अलावा ट्यूबर भी हो सकता है. ट्यूबर जानते हो? रूट के एंड में जब ऐसे गांठें निकल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ट्यूबर. तो ये ट्यूबर कौन होता है? पोटैटो. पोटैटो ट्यूबर है, ठीक है. इसी तरीके से और कौन सा हो सकता है? स्वीट पोटैटो, शकरकंद, वो भी ट्यूबर है. तो इन सब से पा सकते हैं. इनमें आईज होती है, ऐसे आंखें होती है कि नहीं? तो वो पोर्शन होना चाहिए और उसको कट कर लो, फिर उसको जमीन में रख दो, थोड़ा सा ट्रीट करके बैक्टीरियल ट्रीटमेंट हल्दी लगा कर फिर आप उससे पास. कैरेट इज द रूट, दैट इज, ये तो ट्यूबर हो गया, और कैरेट इटसेल्फ इज रूट, ये पूरी रूट है, ठीक है. दैट इज टैप रूट. ये जो ये क्या है बताइए? जब पूरी रूट ही फूल जाए, हम रूट को ही खाने लग जाए, तो ये सब रूट है. कौन कौन से रूट्स हैं? दैट इज कैरेट, रेडिश, ये सब किस में आते हैं? ठीक है, ये सब तुम्हें समझ में आ गया. अच्छा, जिंजर में क्या होता है कि ये जो क्रीपर्स होते हैं, जिंजर क्या चीज है कि गांठें बढ़ती जाए, जैसे वो रूट ही है, लेकिन वो कौन सी है? जो क्रीपर की तरह बढ़ती है, जमीन में बढ़ती है ना, फिर आगे बढ़ी, फिर फूल गई, फिर बढ़ी, फिर फूल गई, उस तरीके से जमीन के अंदर नहीं जाएगी, ऊपर ऊपर फूलती चली जाएगी, फिर आप उखाड़ लो. ठीक है. अगली चीज देखो, एक होता है बल्ब. बल्ब तुम समझते हो क्या होता है? क्या चीज है? करेक्ट, ये बहुत अच्छा बताया. दैट इज, हम खुद ने बताई ये बात कि ओनियन इज बल्ब इफ स्टेम फूल जाए. ये क्या चीज है? ओनियन क्या चीज है? ओनियन इज बल्ब. अगर आपको ओनियन को उगाना है तो इतना पोर्शन, जब तुम घर में जब प्याज करती है तो ये काट के फेंक देता है ना, सिर्फ यही जमीन में गाड़ दो, तुम्हारे यहाँ फिर से प्याज. इसका सिर्फ लोअर पोर्शन अगर आप काट देते हैं ना, तो प्याज एक बल्ब है, जबकि ये पोटैटो क्या है? ट्यूबर है. तो इनमें हम कैसे कर सकते हैं? लाइक ब्रायोफिलम. एग्जाम्पल क्या है कि हम इसमें कब कर सकते हैं? इफ प्लांट हैज लॉस्ट इट्स विएबिलिटी, सीड को पैदा करने की क्षमता अगर प्लांट ने खो दी है, देन द ओनली मेथड लेफ्ट विद अस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे बनाना में कोई सीड नहीं होता है, तो इसलिए उसको किसी पार्ट से या स्टेम से हम उगाते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से ब्रायोफिलम का बुक में डायग्राम देखो कैसा बना हुआ है कि इस तरीके की पैडी लीव्स होंगी, और उसके लीव्स में क्या होगा? जो डिफरेंट नॉचेस होंगे ये. तो यहाँ से एक नया प्लांट निकल आया,
और फिर आप उसको निकाल कर बस सॉइल में रख दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, जितने भी नॉचेज हैं तो वहां पर क्या क्या निकला हुआ है, न्यू प्लांट, और इसका नाम क्या है, ब्रायोफिलम। सो ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस, किससे रिप्रोड्यूस करता है, फ्रॉम इट्स लीफ। लीफ इज हैविंग पैडी स्ट्रक्चर, और इसमें बहुत सारा मटेरियल इस तरीके से प्रोड्यूस करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज किससे किससे प्रोड्यूस करती है। अगर आप देखें तो आलू का जो पेड़ होगा, अगर उसको पूरा निकाल दिया जाए तो इस तरीके से, फिर इसमें भी किसी को किया जाएगा, ये आलू निकाली जाएगी तो ऐसी होगी, ठीक है, पोटैटो का ये, ओके, ऐसा होगा। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज कहां से होगी, तो ऐसे करना है, ओके नाउ सो लेट अस नोट डाउन। ऐसे ही अगर शुगर केन होगा तो शुगर केन कैसा होता है, शुगर केन को अगर आप बीच में, ये जैसे शुगर केन का पेड़ है तो इसमें जगह जगह नोड होते हैं, तो यहां से और यहां से कट कर दो, इतना पोर्शन कट करके जमीन में डाल दो, जो नोड और नोड टू नोड होना ही चाहिए। फिर इसके बाद जहां पे नोड होगा, इस नोड से एक नया शुगर केन और इस नोड से भी नया शुगर केन, क्योंकि हमेशा नोड पर इंटर कैलोरी टिश्यूज रहती है। नोड पे क्या रहती हैं? अच्छा, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, ये नोड नोड वाला छोड़ दिया, तुम अगर सिर्फ एक नोड छोड़ते तो क्या होता, बोलो दिव्या, बताओ। करेक्ट, जैसे निष्का ने बताया कि ऐसे में बैक्टीरिया इसको अटैक कर देता, तो दो नोड्स छोड़ने से उसके क्या हुआ कि वहां इम्परमिएबल है, वहां से कोई चीज आ जा नहीं सकती है नोड टू नोड के बीच, सही है कि नहीं। तो इसलिए जब भी हम कुछ भी ऐसा लगाते हैं, यहाँ तक कि हम रोज भी लगाएंगे तो दो नोड लेते हैं, एक नोड जमीन के अंदर, एक नोड जमीन के ऊपर, तो ऊपर से भी बैक्टीरिया ना जा पाए नीचे, और नोड पर इंटर कैलोरी टिश्यू, और उसके बीच में जो भी है लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, समझ में आ गई बात। तो ये कैसे किया गया, दैट इज टू नोड्स आर, ये किसमें किया गया, इन शुगर केन, और सिर्फ उसको ज्यादा नहीं करना, जमीन के अंदर डाल दो, दो शुगर केन निकलेंगे, इतनी बात है। लेट अस राइट डाउन कि हाउ द मनी प्लांट, स्टेम से कौन कौन करता है, ये जरा देखो। तो दोज प्लांट विच हैव लॉस्ट विएबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, दोज प्लांट्स विच हैव लॉस्ट विएबिलिटी, विएबिलिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है। ये कैसे किए जा सकते हैं, कैन ओनली बी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम कहें लीफ से कौन कौन करते हैं, फ्रॉम लीफ, तो कौन सा हो जाएगा, दैट इज ब्रायोफिलम और एलोवीरा, एलोवीरा होता है, ठीक है। आप उसकी पत्ती को गाड़ दो, बस, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। स्नेक प्लांट की लीफ को भी गाड़ दीजिए, उससे ज्यादा। तो आगे देखिए, दूसरा स्टेम से कौन कौन होता है, ओनियन हो सकता है, और क्या हो सकता है, मनी प्लांट। मनी प्लांट को आप कहीं से स्टेम मिल जाए, उसको मिट्टी में डाल दें, तो ये एमसीक्यू बनेगा कि किस कौन से पार्ट से होता है ये चीजें। पानी में रहता है, मनी प्लांट पानी में लगा दो, होता है कहीं भी लगा दो, पानी में भी, मिट्टी में, जैसे चाहो लगा दो, जैसे पानी में बोतल में पानी डाल दिया, मनी प्लांट उगता है, वैसे कर दो, फिर उसको रिप्लेस कर दो। जमीन में थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, जल्दी फैलेगा, पानी में उतना धीरे फैलेगा, लेकिन कहीं भी हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज़ देखो, फ्रॉम ट्यूबर
ट्यूबर से कौन कौन सा होगा? पोटैटो, दैट इज स्वीट पोटैटो। और स्टेम से आप लिखिए ये केन शुगर, ये भी किससे हो रहा है? स्टेम से ही तो हो रहा है। दैट इज केन शुगर। अब देखिए ये सारी चीज होगी। नाउ व्हाट इज द मेरिट ऑफ? सर ये एबिलिटी टू ब्रैकेट में पूरा एंड तक है। Yes, it is ability to produce. तो seeds can only be reproduced by vegetative reproduction. ठीक है, अब आगे बढ़ो। ओके, सर लाइट का वाइल लाइट अभी 10 मिनट तक और हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया सुनील ने कि सारे फैन बंद कर दिए। नहीं तो जिस समय आया था उसी समय भेजना चाहिए। अब इसकी वजह से हम आधे घंटे पढ़ सकते हैं। ये चालाकी की, देखो पावर सेविंग बहुत अच्छा किया। हमने तो नहीं किया था बंद, इन्होंने आते ही सारे फैन हर तरफ के बंद किए पहले आते ही। कितना बिना कुछ कहे अपने मन से किया है। अभी भी जितना इन्वर्टर चल रहा है 10 मिनट और चलेगा। 10 मिनट तक और पढ़े, जब तक है तो पढ़ी में आए तो सही। ऐसा ही वो बोलने लगेगा, आ रहे थे तो बोल ही रहा था, बंद करने से चुप हो गया। चलो अब आगे देखें। दैट इज व्हाट इज द मेरिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसकी मेरिट्स क्या है? ठीक है, पहली बात तो क्या है? इट इज इफ प्लांट हैज लॉस्ट इट्स विएबिलिटी, then it can only be reproduced from vegetative reproduction. अगली चीज, that is vegetative reproduction में क्या है? It grows, the plants grown by vegetative reproduction matures faster than the plant reproduced by seeds. दूसरी चीज, it matures faster than plant produced with seeds. तीसरी चीज, less care is required. और चौथी चीज, that is, बोलो, हाँ, less chance of attack of pathogen. It is having more resistance. Plant is resistant to pathogen. तो इस तरीके से ये हेल्दी प्लांट होगा। नाउ इसका मतलब है वी कैन गेट सीडलेस प्लांट्स फ्रॉम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। टर्मरिक किसमें आता है? टर्मरिक किसमें आता है? टर्मरिक भी गांठें होती हैं। अब टर्मरिक का देख लेते हैं कौन सा पार्ट है। सर आपने केन शुगर लिखा है। ठीक है, अब देखो इतनी बात हो गई, आगे देखो। टर्मरिक का आपको बता दें, टर्मरिक एंड जिंजर आर विच पार्ट ऑफ प्लांट?
These are called rhizomes. इसका क्या मतलब है? हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो अंडरग्राउंड सीधे सीधे चलती हैं, वो वही है। These are stems। तो लिख लो, अगर ऐसी बात कही है तो इसमें लिखो स्टेम में दो और नाम लिख लो, जिंजर एंड टर्मरिक। ओके, अगला मेथड है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट। तो यहाँ पर हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक नेचुरल था और दूसरा कौन सा था? आर्टिफिशियल। देखिए now the process of growing many plants by man-made methods, process of growing plants without seeds and from vegetative part, कोई ना कोई पार्ट से हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, विदाउट सीड्स एंड फ्रॉम मैन मेड मेथड्स। किसकी वजह से? फ्रॉम मैन मेड methods is called artificial propagation। अब देखिए आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले कटिंग। कटिंग में आपको मान लीजिए रोज प्लांट लगाना है, तो रोज प्लांट को लगाने के लिए विद शार्प नाइफ आप कट कर लो। ये इसका नोड है, ठीक है। तो नोड पर क्या होता है? दैट आर इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इस पर लेटरल मेरिस्टेम है। तो अगर आप कुछ नोड पर लगा रहे हो, जमीन में डाल रहे हो, तो एक दो पत्ती होनी चाहिए उसमें, 1-2 लीफ रहेगी तो उससे क्या होगा बताओ? और अगर बहुत सारी पत्तियां होंगी तो क्या होगा? इन्होंने कहा अगर बहुत पत्तियां हैं तो सारे उसके उखाड़ दो, दो ही रहने। क्यों ऐसा ये कह रहे हैं इनको? बिकॉज बड़ी बात है, दैट इज क्योंकि अभी इसमें रूट्स उगे नहीं है। रूट से उसको पानी मिलेगा, रूट तो है नहीं, लेकिन जो आप दो पत्तियां छोड़ोगे, 2 leaves will ultimately do photosynthesis and it will create few सॉफ्ट रूट्स। धीरे धीरे इसमें रूट्स आएंगे, खुद ही अपनी पत्तियां उगाएंगे। तो बहुत सारी ब्रांच नहीं लगाना है, और ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ब्राउन स्टेम नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और थोड़ा सा उसमें कैसा होना चाहिए? कॉलन काइमा, हार्ड हो चुकी, बिल्कुल नई डंठल नहीं होनी चाहिए। दैट इज पेंसिल के आकार की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पेंसिल से ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ब्राउन स्टिक नहीं होना चाहिए, स्क्लेरन काइमा में ना बदली हो, हरी हरी डंठल हो और 2 ही पत्तियां हो, छोटी पत्तियां, ठीक है, तो उससे बन जाएगा। ज़्यादा रखोगे सारी डेड हो जाएंगी, क्या उनको रूट से कुछ मिलेगा? रूट है ही नहीं उसके पास, तो सारी मर जाएगी। इसलिए क्या करना है? 2 पत्ती करना है, 2 नोड छोड़ना है। ये इसका प्रोसेस है। समझ में आ गई बात? अब देखो कटिंग करके, जैसा इन्होंने बताया, हम ऐसे मनी प्लांट की भी कटिंग करते हैं तो सीधा पानी में भी रख सकते हो। जब 1 हफ्ते तक पानी में रखोगे तो रूट्स आ जाएगी, फिर उसको शिफ्ट कर लो मिट्टी में, सॉफ्ट मिट्टी में। सॉफ्ट मिट्टी में भी डालो तो ऐसे पकड़ के नहीं डालना है, उसका प्लेस बनाना है, फिर साइड से मिट्टी डालना, ठीक है। नाउ कटिंग का प्रोसेस देखें। ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, रिमूव अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट is removed from sharp knife। शार्प नाइफ से क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं करो कि कैंची मोटी है, काटे जा रहे हैं, वो कट नहीं रहा, फिर भी ऐसे मार के उसका सारा जाइलम फ्लोएम डिस्टर्ब कर दोगे। और जब जाइलम फ्लोएम ही डिस्टर्ब होगा तो पानी कैसे लेगा जमीन से? सक ही नहीं कर पाएगा। तो जो भी कट करना है सिंगल कट होना चाहिए। और दोनों को आप चाहे तो टर्मरिक से या ट्राइकोडर्मा आता है, सभी सारे किसान उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है? दैट इज एंटी फंगल पाउडर, उन सबको यूज कर लो।
सुनील काय वाटतं कमांडर कमांडर ये बात हो गई। हाँ फैन ऑन कर लो, 1 नंबर पे कर लेना। वो 0 है नीचे वाला ऊपर वाला बंद चलो अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा, मैं और मिनिमम कर देता हूँ। मैक्सिमम में कुछ भी नहीं पाएगा, मैक्सिमम में गर्मी लगेगी। थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। चल इतनी बात हो गई। अब देखो that is it is cut from sharp knife। और फिर क्या करना है, ठीक है। now it is treated with antibacterial treatment is done by turmeric powder और किसी तरीके से कुछ ना कुछ एलोवेरा भी लगा सकते हो। सबसे अच्छा जो रूट पे तुम लगाना, तुम्हारे घर में एक एलोवेरा है, बस उसमें घुमा के लगा दो, रूट अपने आप ही निकल जाएगी, क्योंकि वो रूट हार्मोन है, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा। तो क्या करना है, इट्स ओपेनेंट्स आर गिवन, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल ट्रीटमेंट। कैसे किया जाएगा, बाई टर्मरिक पाउडर। किससे, अगर टर्मरिक पाउडर से कर दोगे तो भी ठीक है, और दूसरा एलोवेरा, ऐसा कर देना है बैक्टीरियल अटैक से, नहीं तो जनरली फेल हो जाता है। एंड 1 पार्ट इज बरीड टू डाउन। अगर तुमने ऐसे कट किया और उल्टा लगा दिया तो तब नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसा सिस्टम होता है, अगर आपने बट काटी अब भूल के कौन सा लगाना, उल्टा लगा दोगे नहीं आएगा। जो ऊपर होना चाहिए, जो प्लम्यूले का हिस्सा है वो प्लम्यूले होना चाहिए, जो रेडिकल है वो रेडिकल ही होना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। एंड 1 पार्ट इज बरीड अंडर ग्राउंड। द पार्ट शुड बी, द कट पार्ट शुड बी ग्रीन, इसमें स्लेरन काइमा नहीं होनी चाहिए, एंड एट लीस्ट 2 नोड्स। कट पार्ट should have at least 2 nodes। तो ये चीज हमने जमीन में डाल दिया, अब इसको कहीं से भी डाल दो, उसका कोई इशू नहीं, यहाँ से भी डाल सकते अंडर सॉइल। एक वीक तक पानी मॉइस्ट रहना चाहिए, बिल्कुल अगर सूख गया कभी भी तो ये मत जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी दो, थोड़ी थोड़ी इंटरवल पे, लेकिन रहना जरूर चाहिए। या फिर 1 वीक में रूट्स आती हैं, उसके बाद फिर आप अपना कटिंग हो गया। कटिंग के मेथड से हम क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है बनाना, रोज भी इससे लगाया जा सकता है। और क्या क्या लगा सकते हैं, बोगेनविलिया हो सकता है। बोगेनविलिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज ग्रेप्स। अच्छा, शुगर केन भी है, ठीक है, शुगर केन भी इससे उगाया जा सकता है। और बनाना कैक्टस, क्राइसेंथेमम, और बोगेनविलिया, ये सारे प्लांट्स, ये सभी याद रखने हैं।
Most of the plants can be vegetatively propagated by more than one method. ऐसा भी उसको। तो अब जरा देखो, एक बार मैं दिखा देता हूँ। बोगनविलिया, देखो बोगनविलिया आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा ही इस तरीके का पेड़ आपने देखा होगा ना, जगह जगह उगा रहता है, स्कूलों में बहुत सारा उगा रहता है। ठीक है, ये सारे बोगनविलिया ऐसे किसी के घर में भी उगाता है। क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम गुलदाउदी, ये देखो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, गुलदाउदी। इसका बहुत एक ही फूल निकलेगा किसी पेड़ में, लेकिन वो बहुत अच्छा निकलेगा। ये देखो, ये सब क्राइसैंथेमम यहाँ पर, ये सब पेड़ हैं, ये है वैसे भी देखा होगा है। चलो अब अगला देखिए, कैक्टस तो नागफनी सभी को पता है, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया जाता है, लेयरिंग में जैसे कोई भी स्ट्रॉबेरी या इस तरीके का प्लांट है, तो उसमें क्या होती है, ये एक तरीके की श्रब है, तो इसमें बहुत सारे पुश टाइप निकले रहेंगे यहाँ से, तो उसमें से एक को जमीन में दबा देना, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक हुक लगा देना, और फिर बाकी उसमें से लीव्स आ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे आप कर दें। थोड़ा अगर ध्यान देंगे कि जो चीज़ अंदर दबाई जा रही है वो नोड इसके अंदर जाना चाहिए, यहाँ नोड होना चाहिए, तो तुरंत वहाँ से रूट्स निकलेगी। अगर नोड ऊपर नीचे होगा तो थोड़ी मिट्टी गिरेगी इसके ऊपर, तब यहाँ से निकलेगी, लेकिन दबाई होगा तो ज़्यादा अच्छा। एक नोड या दो नोड है, उसके ऊपर दबा के ऊपर उठा दें, स्टिक से उठा दें, इसको बांध दें, और फिर इसके ऊपर ईंट रख दें, कुछ भी रख दें, बस वहाँ रख दें नोड के ऊपर, तो बस वहाँ से क्या निकल आएगा उसको, कि नोड से तो रूट निकलेगी ही निकलेगी। सही है, तो फिर जब इसमें से ठीक ठाक तरीके से रूट्स निकल आए तो फिर इसको मेन प्लांट से अलग कर दें। अब मेन प्लांट से अलग करने के बाद जब इसको यहाँ डिस्कनेक्ट कर दें, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेयरिंग। जब फिर से बुश निकल जाए तो इसको आगे बढ़ाएं, फिर दबा दें, तो पूरे आपके पार्क में कुछ भी स्ट्रॉबेरी समझ में आ गई बात कि नहीं। सो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी बाय लेयरिंग। देखो स्ट्रॉबेरी में ऐसा मेथड किया जाता है, Production of strawberry by layering. ये देखो इसको रनर भी कहते हैं। अब मेन वाले से निकाल दिया, इसमें कुछ हुक लगा देंगे। ये देखो नोड है, नोड पे थोड़ा थोड़ा देकर बट्स आ रहा है, जहाँ भी नोड्स होगा दबा दो। So what I do is I get ऐसे some धीरे धीरे barbecue बढ़ाते sticks चलते and I snap them in curves. And I'm quite easy to snap. हैं। इसको मोड़ के ऐसे भी कर And सकते then हो, I'm building a bridge out of them. या हेयर पिन लगा दें, चिपटी लगा दें, कुछ भी quite लगा close to one another. So now I've got the full bridge here, and that allows me to press the runner down without actually sort of clamping down on the stem. So I just press the runner into the dirt here, put my little bridge, stick it over, and then press the whole thing down. अब ये कहीं नहीं And जाएगा। you need to press it quite firmly to the dirt so it doesn't move around. Roots down. अब बस इसमें से रूट्स आ जाएंगे, फिर इसको कट कर दो वहाँ A से, little runner सही है। coming off the runner. We're just going to get some scissors here and just chop it off because we want all the energy to stay with the runner root. एक्स्ट्रा अगर है तो कट कर सकते हो, कटिंग और लेयरिंग दोनों कर दिया, आगे का हिस्सा भी कट कर दिया It इसने। doesn't really get any easier than that, does it? अब ये देखो इसमें स्ट्रॉबेरी आने लगी, इनमें से भी छोटी सब में लगा दिया। It doesn't have roots, just make sure the leaves are pointing up. Make sure they're not trapped under the skin. Keep the soil nice and moist.
it's good to keep them attached. जितनी ब्रांच है सबको उसने दबा दिया, 4 पेड़ बन जाएंगे, Otherwise they'll just wither and die. And उसको if वो you कट want to करके have बेच strawberries देगा। from the runners this year, if you catch them early enough in the year, so sort of before July, ठीक है, keep the umbilical attached ऐसा हो जाएगा। and देखो then give them their own pot. अब मेन में ये न्यूट्रिशन अलग है, उसकी स्ट्रॉबेरी अलग है, So उसकी just to अलग है। recap, what we're going to do is, first of all, we're going to pin the runner down into the soil. इस प्रोसेस में Secondly, क्या we're going to करेंगे, cut off लेयरिंग का प्रोसेस लिखें। इन दिस ए ब्रांच ऑफ प्लांट, दिस प्रोसेस इज डन। गुआवा में कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज डन इन किसमें किया जाएगा, इन कैटेगरी बुशेस, जिनमें बुशेस हो या श्रब्स हो, ठीक है, श्रब्स में किया जाएगा, झाड़ियों वाले पौधे। एग्जाम्पल क्या है, बोगनविलिया, बोगनविलिया में भी तो पतली पतली टहनी होती हैं। मनी प्लांट में भी ऐसे कर सकते हो, मनी प्लांट, गुड़हल में भी का हिबिस्कस भी है। Yes, sir. अच्छा, हिबिस्कस, Lemon. हिबिस्कस को गुड़हल कहेंगे, ठीक है। जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, इन सब में गुआवा, गुआवा भी लिख लें। अब देखो, इन दिस द पार्ट ऑफ ब्रांच इज बरीड, पार्ट ऑफ ब्रांच, ब्रांच तुमने देखी है, उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे नोड होते हैं। हर ब्रांच में क्या होगा, चाहे गुलाबी देख लो, थोड़ी थोड़ी दूर नोड होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पार्ट ऑफ ब्रांच इज buried underground, ग्राउंड में कर दिया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द नोडल पार्ट न्यू रूट्स आर कमिंग, उसे कर दिया गया। फ्रॉम नोडल पार्ट न्यू रूट्स कम आउट। तुरंत नहीं डिटेल्स करना है, अच्छे खासे रूट हो जाए। अगर ये प्लांट बहुत बड़ा है, इतना न्यूट्रिशन लेने लगे कि इसको करने लगे, देन इट इज डिटेल्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट। नाउ न्यू प्लांट इज डिटेल्स फ्रॉम पेरेंट प्लांट। नाउ दिस पार्ट, ये जो पार्ट आपने बरीड किया है, इज डिटेच्ड। अगर आप इसे डिटैच कर दोगे फ्रॉम पेरेंट प्लांट, देन इट ग्रोज एज न्यू प्लांट। तो ये कैसे ग्रो करेगा, देन इट ग्रोज एज न्यू प्लांट। अब तीसरा मेथड देखो, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग टेक्निक आजकल ज़्यादा चल रही है और इसके कई फायदे हैं। Now, it is a method in which cut stem of two different plants. जो टू डिफरेंट प्लांट्स हैं वो सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं, और नहीं तो तुम अमरूद में सेब लगा दो, सेब में अंगूर, कुछ भी लगाओ, और एक पेड़ में दोनों फल पाओ। लोग तो एक पेड़ में 40-40 फल पा रहे हैं। अमरूद भी उसी से तोड़ते हैं, केले भी उसी से तोड़ेंगे, अंगूर भी उसी से। एक ही कैटेगरी के होने चाहिए। अब जैसे बनाना वाला तुम लगाओगे, गुआवा में तो नहीं लगेगा, उसका स्टेम अलग होता है। जो एक ही कैटेगरी के, जिनके जाइलम, जैसे मैंने बताया मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट को डाइकॉट में नहीं लगाना, मोनोकॉट को मोनोकॉट, नहीं तो जाइलम से जाइलम जुड़ रहा है ना। अगर किसी का स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है और एक का कैसा है, रेडियल सिमेट्री है, तो फिर नहीं जुड़ पाएगा ना, तुमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो डाइकॉट को डाइकॉट में लगाओ, मोनोकॉट में, बस एक कैटेगरी के होने चाहिए।
मोनोकॉट का मतलब है जिसमें एक बीजपत्री होता है, कोई द्विबीजपत्री होता है। जैसे ये देखो, ये मक्का है, क्या इसको तुम तोड़ोगे तो 2 पार्ट में टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। लेकिन अगर तुम इसको करोगे तो ये टूट जाएगा। दैट इज ये ग्राम। चना टूट सकता है ना, ग्राम होगा पी, जिसपे 2 कोटिलीडन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डाइकॉट। अब जैसे गेहूं हो गया तो गेहूं नहीं टूटेगा। गेहूं टूट सकता है? नहीं टूट सकता है। और कौन सा नहीं टूट सकता है बताइए? राइस। तो राइस हो गया। ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? मेज जिसमें एक ही कोटिलीडन है, और दूसरा कौन सा हुआ? दैट इज व्हीट और राइस। और ये कौन सा हुआ? ग्राम, पी, लेग्यूम्स। तो डाइकॉट को डाइकॉट में लगाना है। जो डाइकॉट होते हैं उनका वेस्कुलर बंडल कैसा होगा बताओ? रेडियली अरेंज। कैसा होगा? बिल्कुल इनका वेस्कुलर बंडल। और इनका वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? कहीं कहीं पे स्कैटर्ड। इनमें सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, जैसे 9th पढ़ा था ना, वेस्कुलर बंडल प्रॉपर्ली अरेंज्ड होता है। तो इसलिए इसको इसमें लगाओगे तो क्या इसका जाइलम इसके जाइलम से कनेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं दोज स्टेम्स शुड बी आइदर डिफरेंट स्पीसीज के हो सकते हैं, लेकिन अगर डाइकॉट है तो डाइकॉट से लगाए जाए, तभी सक्सेसफुल होगी। इतना समझ में आ गया? अब जरा देखिए, दैट इज ज्वाइन टुगेदर, 2 डिफरेंट प्लांट्स को ज्वाइन टुगेदर कर देंगे एंड इट विल ग्रो। और ये कैसे ग्रो करेगा? एज सिंगल प्लांट। अब इसका मेथड देखो, इसको कहते हैं ग्राफ्ट करना, किसी को किसी पे लगा देना, इसको ग्राफ्टिंग वर्क कहते हैं। नाउ इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? जो जमीन में पोर्शन है उसको कट कर लो, ठीक है, उसको स्टॉप टाइम। तो ये इस पोर्शन को हमने कट कर लिया है, और इसको क्या कहा जाएगा? स्टॉप। और किसी दूसरे पार्ट को जिस पे लगाना है कहीं से आप ले आओ, उसको इसके ऊपर ले आओ, इसे क्या कहेंगे? इसमें अलग अलग आई बड होंगे जिसमें से कुछ कुछ निकल रहा होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। इसमें भी कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, इसको कहेंगे स्कियॉन। अच्छा, इसमें जो हमारा प्लांट निकलेगा वो इसके हिसाब से निकलेगा, जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही प्लांट में आएगी। ये रूट से वाटर देगा, ये क्या देगा? ये अगर मान लो किसी भी प्लांट में, ये देखो बहुत सारे ऐसे अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो अगर अलग अलग ब्रांचेज हैं, एक में तुम्हें एप्पल मिल रहा है, सही है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हें ज़्यादा एप्पल नहीं चाहिए, तुम्हें क्या है? बहुत सारे नहीं चाहिए, या तो ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं और बेच भी नहीं पा रहे हैं, तो इसमें ये हटा दो और इसमें तुम क्या करो? बोलो, दूसरे को ग्राफ्ट कर दो। और कौन सा ग्राफ्ट कर दो? इसमें आप गुआवा ग्राफ्ट कर दो, तो एप्पल के पेड़ में आधे गुआवा भी खावा दे। समझाई? इधर से ये इसको देगा, यहाँ से अगर आपने गुआवा का प्लांट का स्कियॉन इस पे ग्राफ्ट किया है तो फिर इस वाली ब्रांच में सब गुआवा गुआवा है। और तीसरी ब्रांच में तुम चाहते हो नहीं अब और कुछ, लेकिन उनका दोनों डाइकॉट होना चाहिए। और अगर पेंसिल टू पेंसिल, जितनी थिकनेस इतनी, ये नहीं कि इतना बड़ा हो तो ये इतना बड़ा हो, फिर उसके जाइलम मिल नहीं पाएंगे। सेम थिकनेस का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जिससे कि कनेक्ट हो जाए, इंटर कनेक्ट हो जाए, बस इतना करना है तुमको। तो एक ही पेड़ में तुम अगर 10 भी अलग अलग टहनी पे अलग अलग ग्राफ्टिंग करोगे तो 10 तरीके के फल पा जाओ। सही है? स्टार्टिंग में नहीं होगा, टेस्ट थोड़ी होगा। हैं? स्टार्टिंग में दोनों ज्वाइन थोड़ी होंगे। स्टार्टिंग में, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है? 2 चीज को कट कर लिया, मान लीजिए आपने स्कियॉन किसी और का ले लिया, गुआवा का, और ये किसका है बोलो? एप्पल का। अगर एप्पल को तुमने बिल्कुल नीचे से काट दिया फिर एप्पल कभी नहीं पा पाओगे। तो यहाँ तक है, इसे यहाँ से काटोगे तो बाकी में एप्पल आएगा। जहाँ से तुम्हारे स्कियॉन है फिर उसकी अपनी प्रॉपर्टी। बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से हमने एप्पल और गुआवा का ले लिया। अब इनको कैसे बांधोगे? दीज आर प्रॉपर्ली टाइड टुगेदर। इसके बाद टाइट करने के बाद इनके ऊपर टेप लगा दो, ये प्रॉपर ऐसे टेप लगा दो और उसको बांध दो टेप ऐसे। ऐसा होने के बाद और ऊपर से थोड़ा वैक्स भी लोग लगा देते हैं कि बैक्टीरिया अटैक ना कर सके, क्योंकि ओपन पोर्शन में बैक्टीरिया का ज़्यादा अटैक है। तो आप पिघला कर वैक्स लगा दें, थोड़ा हल्दी लगा दें, वैक्स लगा दें, बिल्कुल उसको इम्परमेबल टू वाटर बना दें, बड़ी जल्दी बढ़ने लग जाए, और नहीं तो फेल्योर हो जाएगा। तो प्रॉपरली पॉलीथीन हल्की वाली आती है ना जो पैकिंग के लिए, उससे बांध देना, थोड़ा सा हल्दी लगा, सही है। तो इसके बाद ये बन जाएगा। अब इसके कुछ ये देखो कि
ना ग्राफ्टिंग मेथड देखिए, मैनी फ्रूट्स इन सिंगल प्लांट। देखो Many fruits in single plant. ऐसा किया जा सकता है कि एक ही पेड़ में क्या किया जा सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है जो हम डेली लाइफ में फ्रूट्स खाते हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, अनार, अंगूर, ये सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ में लगाए जा सकते हैं। और पहली बार ऐसा ऑस्ट्रेलियन कपल जेम्स एंड कैरी वेल्स ने 1990s में किया था। दोस्तों इस पेड़ का नाम है फ्रूट सैलेड ट्री, जिसमें 6 से 8 फ्रूट्स एक ही पेड़ में लगाए जाते हैं और ऐसा ग्राफ्टिंग टेक्निक की मदद से किया जाता है। मतलब कि अलग अलग फ्रूट्स के ट्रीज की ब्रांचेस को काट के इस तरह तो कोई भी अमरूद और सेब का पेड़ एक ही साथ लगा सकता है, जिससे दोनों एक ही पेड़ में फलेंगे। मतलब पहले तो कुछ इस तरीके से उनको काट के टैप की मदद से छोड़ देना है और फिर उनके दोनों साइड कोलगेट लगाकर छोड़ देना है, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी इस चीज की। This is how you can plant a lemon and apple. ये तो खैर ऐसे ही बता। अब देखिए, ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में हम क्या कर सकते हैं। अगर ये पेड़ आपके घर लग गया तो समझो आपकी मौज हो गई, क्योंकि एक ऐसा पेड़ है जो 40 अलग अलग तरह का फल देता है। इस जादुई पेड़ को बनाया है अमेरिकी प्रोफेसर सैम वालकेन, जिसके लिए 2000 साल पुरानी तकनीक ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में एक पेड़ की डाली को दूसरे पेड़ से जोड़ा जाता है और हर डाली अलग अलग फल देती है। बस अब ये सब फल एक ही प्रकार के होने चाहिए, जैसे नींबू, ऑरेंज, मौसमी या फिर आम का 10 अलग अलग वैरायटी को भी। भाई उसने जिस टहनी में जो लगा दिया है उस टहनी में वो फल। सर बड़े होने के बाद भी लगा सकते हैं। बड़े होने पे जो टहनियों में लगाओ, जरूरी नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा तो अच्छी तरीके से रूट सिस्टम उसका है, तो हर टहनी में उसने अलग अलग वो लगा दिए, ग्राफ्ट कर दिए, उतने पेड़ दे रहा है। देखो एक साथ लगा सकते हो। ये देखो। वैसे क्या आप इस पेड़ को अपने घर लगाना चाहोगे? कमेंट में बताना जरूर। अगर ये पेड़ आपके घर लग गया तो समझो आप ये देखो, सही है। अब आपको समझ में आ गया ना ग्राफ्टिंग क्या है। आसान तरीका, खूब यूज हो रहा है आजकल। बस किसी के यहाँ रास्ते में जब वॉकिंग करने जाओ तो चाकू लेके जाओ, टहनी काट के ले आओ, अपने घर की टहनी में लगा। और ऐसा पेड़ जो पेड़ आपको पसंद नहीं उसकी सारी टहनी हटा दो, क्योंकि रूट सिस्टम आपका और फ्रूट आपकी मर्जी के। रूट तो है ही जमीन में। एक ऐसा पेड़ जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पूरा मत उखाड़ो, रूट के उसकी काम लो और उसकी टहनियों में फल लो। ये चीज अच्छी है ना। अब देखो ना, अब ये हमारे 3 सिस्टम हो गए, इसके बारे में थोड़ा सा लिखें तो कट इन द कट स्टेम ऑफ ए प्लांट हैविंग रूट इज कॉल्ड अगर हमने ग्राफ्टिंग की और अगर हमें कुछ सेम प्लांट का चाहिए तो हमको उतना तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ये नहीं, ग्राफ्टिंग कर ली, बाकी उसकी टहनियाँ तो ही होगी, यहाँ से काट तो करनी चाहिए। जहाँ ग्राफ्टिंग कहता है फिर उगने लगेगा अपना वो है, उसके नोट्स है वहाँ से उगने लगेगा। सो दिस कट स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग रूट्स, उसे क्या कहेंगे? फिक्स्ड इन सॉइल। नोट करिए, फिक्स्ड इन सॉइल इज कॉल्ड स्टॉक। इसे क्या कहा जाएगा? स्टॉक। बात नहीं करो, अब आगे देखो। एंड द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट विदाउट रूट, द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट विदाउट रूट, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड स्कियॉन। स्टॉक एंड स्कियॉन आर लाइगेटेड टुगेदर, उनकी सेम थिकनेस होनी चाहिए। दीज आर लाइगेटेड टुगेदर एंड प्रोटेक्टेड बाय पॉलीथीन टेप। सो स्टॉक एंड स्कियॉन आर लाइगेटेड का मतलब बांध दिया जाता है या टाइड टुगेदर, टाइड टुगेदर एंड टेप्ड with polythene। बस इतना ही करना है, ठीक है। The new grown plant will have the property of scion। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, the new grown plant will have property of scion। आगे देखें, मैनी फ्रूट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड इन ए सिंगल प्लांट। ये भी तरीका है ग्राफ्टिंग से।
और इसमें कौन कौन से फ्रूट्स इससे लगाए जा सकते हैं? मोस्टली तो सभी लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नाम लिखिए। एप्पल, एप्रिकॉट, so by grafting many fruits can be grown in single tree। इसका एग्जाम्पल है एप्पल, पीच भी है क्या? पियर, एप्रिकॉट फ्रूट की कैटेगरी है। अब देखिए टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में क्या होगा? दैट हम किसी भी प्लांट का टिश्यू लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो टिश्यू कल्चर, Tissue culture. ये देखो जो फास्ट ग्रोइंग पार्ट है ये उसका टिश्यू कहलाता है, ठीक है? अब देखो मैं इसमें और This is the magical part about tissue culture. Plants are placed inside of a jelly-like media containing nutrients and hormones. In a couple weeks, side shoots like this one start forming. Those side shoots are then cut off and placed back into the media to multiply again. These jars are 1 week, 2 weeks, and 4 weeks old. This is the magical part about tissue culture. टिश्यू कल्चर होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो बिल्कुल सॉफ्ट पार्ट होता है आगे का ना, अभी आपने इसमें जेली लाइक मीडिया देखा है, एक जेल है बाजार में आता भी, वो पाउडर डालो पानी डालो जेल बन जाता है। सबसे ऊपर का जो टिप होता है किसी प्लांट का काट दो और काट के कैंची से छोटे 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 काट के उसमें डाल दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ टिप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है और थोड़ी थोड़ी देर में वो गुच्छा बन जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत सारा ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, उसको कैलस कहेंगे। उसमें भी रूट और शूट नहीं आएगी लेकिन वो ग्रो तो करेगा। ग्रो करने के बाद फिर एक बड़े से पेट्री डिश में जब हो जाए 1 वीक का, तब अलग अलग दूर दूर करो, अब रूट और शूट आ जाए। अब जब रूट शूट ठीक से डेवलप हो जाए तो उसको आप बाहर ले जाके दैट इज एट C2, एट C2 में उसको डाल दो। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है कि इन C2, इन वीवो और इन विट्रो। क्या तुम्हें इन तीनों का मतलब मालूम है? इन C2 का मतलब क्या होता है? एट साइट, इन C2। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब जब ये प्लांट्स निकल गए, और इन वीवो का क्या मतलब होता है? बोलो। इन मदर्स वॉर्म, इसे क्या कहते हैं? मदर्स वॉर्म। और इसको क्या कहते हैं? इन विट्रो का क्या मतलब होता है? पहले बताओ, तुम लोगों को पढ़ाया है। टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज इन। अगर टेस्ट ट्यूब में कोई चीज पैदा होती है तो उसको क्या कहते हैं? बोलो। इन विट्रो। और अगर मान लीजिए साइट पर कोई चीज पैदा कर रहे हो, बाहर खेती में खेत उगा रहे हो, तो इन C2 क्या कहेंगे? इन C2 फर्टिलाइजेशन। और अगर मदर्स के वॉर्म में है तो इन वीवो। इसीलिए तो हम लोग वीवी पेरस हैं, क्योंकि हम मदर्स के वॉर्म में जन्मे हैं। और जो मदर्स ले एग जो अंडे देती हैं वो ओवी पेरस हैं। जैसे हैन हुई अंडे देती है, छिपकली है, वो सब ओवी पेरस है। और जो बच्चे देती हैं वो क्या कहलाती हैं? वीवी पेरस। सो वी आर वीवी पेरस। समझ में आ गई बात? और ओवी पेरस कौन हुई? हैन हुई जो अंडे देती। सही है। तो अभी हम क्या करेंगे बोलो टिश्यू कल्चर में, कि किसी भी प्लांट को, ये देखो, द न्यू ग्रोइंग पार्ट्स आर कट, फिर उसको हमने जेली मीडिया में डाला, जैसे उसने दिखा, धीरे धीरे बढ़ गया, बढ़ने के बाद रूट निकल रहा है, उसको ट्रांसफर कर दो पूरा टिश्यू कल्चर। सही है। अगर छोटी सी डिब्बी में अमेरिका में दे आए हमारे मोदी जी की, लो ये ट्राइसिंथेसिस उगाओ, पूरे अमेरिका में उगा डालेगा, ये इतनी फास्ट है। पहले छोटा सा पार्ट कट किया, जेली में डाला, जब बड़ा होने लगा और फिर अलग अलग किया, फिर इतने सारे बिल्कुल ही नहीं। अब इनको इन C2 करना है।
पहले छोटा सा पार्ट, उसके छोटे छोटे पार्ट पर मिला के ग्रो करने लगती है जेली मीडियम। और बड़ा हो तो अलग अलग करती है। एक हमने बड़ा जी निकला है, सही है। दैट इज चेक करो, छोटा छोटा पार्ट धीरे धीरे बड़ा किया, एक हफ्ते बाद और दूर किया, जेली नहीं बड़ा होने लगा, तो यहाँ तक इसे कैलस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड, जो तीसरी स्टेज है उसे क्या कहेंगे? दिस इज कैलस। 2 पत्तियों से धीरे धीरे कितने प्लांट हो गए, है ना? ये बड़ा के कैलस हो गया, फिर और बड़ा हो गया। ये देखिए 2 पत्तियां ली, पहले ऐसे ऐसे उसको वॉल्यूम बढ़ा किया, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा और सेपरेट किया, और फिर उसके बाद जेली नहीं ग्रो करना है, फिर इसको प्लांट में नहीं लगाना, फिर मिट्टी में डाल दो। इसमें प्लांट, ये ग्राफ्टिंग नहीं है। 2 पत्तियां ली, अलग अलग जेली दिखाया था ना उसने भी, जेली में बढ़ाया और थोड़ा थोड़ा दूर गया, फिर रूट आ गया, फिर अब है उस प्लांट के पीसेस कर दिए, उसी के छोटे छोटे कैंची से काट दिए। तो ये सबसे अच्छा है टिश्यू कल्चर। 2 पत्तियों से धीरे धीरे बढ़ाया, जब बढ़ने लगा तो इसको कैलस कहेंगे। दिस इज कैलस है, कैलस में रूट और शूट आने लगे, बहुत सारे प्लांटलेट्स बन गए, तो यहीं से कैलस कहलाने लगा। प्लांटलेट्स आ गए, प्लांटलेट्स। तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट कैलस, प्लांटलेट्स। फिर इसको मिट्टी में डाला। मेरिस्टेमेटिक 2 पत्तियां छोटा छोटा काट दो, फिर कैलस, ये सब कैलस है। कैलस में रूट और शूट आ गए, फिर अब प्लांटलेट्स फिर उसको मिट्टी में डाल। मेरिस्टेमेटिक पार्ट कैलस, कैलस ग्रो कर रहा है, कैलस में रूट और शूट आ गए, फिर प्लांटलेट्स बन गए कैलस। सही? चलो, तो टिश्यू कल्चर क्या चीज है? तो करिए, इन टिश्यू कल्चर द प्रोपेगेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, इसको कह सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे सेल से तुम उगा रहे हो। और इससे बड़ी चीज क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। हाँ, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसको आप, और ये 24 महीने कर सकते हो, क्योंकि लैब में तो कंट्रोल्ड मीडियम है। बाहर तो जर्मिनेशन सीड का जल्दी होता नहीं है, अगर धूप में हो ये सब कुछ हो, लेकिन लैब कंडीशन में ग्रो करो, बाहर सिर्फ शिफ्ट करना रह जाएगा। अब देखिए, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ न्यू प्लांट। फ्रॉम, कहाँ से? फास्ट ग्रोइंग, जो सबसे कोमल पत्ता हो किसी भी प्लांट का, उसे काटना, जब कहीं भी उगाओ, बिल्कुल नया होगा 2 दिन पहले। फ्रॉम फास्ट ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज, इसको कहेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको कर दिया जाए इस कॉल, ठीक है। इन सूटेबल मीडियम, उसे क्या कहते हैं? सूटेबल मीडियम को आगार मीडियम होता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्यूशन होता है वो, या आप उसे कह सकते हैं कि कोई भी जो नर्चरिंग मीडियम होता है, कल्चर मीडियम। कौन सा मीडियम है? कल्चर। तो इन सूटेबल मीडियम, दैट इज कल्चर मीडियम, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इस कॉल्ड टिश्यू कल्चर। कल्चर का मतलब तो तुम जानते हो ना, सेरीकल्चर, विटिकल्चर, किसी चीज को उगाना कल्चर कहलाता है। अब तुम टिश्यू से उगा रहे हो तो टिश्यू कल्चर कहते हो। ऐसे बहुत सारे कल्चर आपने हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, विटिकल्चर सुने कि नहीं, अंगूर की खेती, तो ये क्या चीज हो गई? टिश्यू कल्चर है। ओके, नाउ इसमें क्या होगा? स्टेप क्या है? अ स्मॉल piece of newly growing part is put in jelly medium. jelly medium का दूसरा नाम क्या है? आगार मीडियम। आगार मीडियम का मतलब क्या होता है? That is सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? AgBr का सोल्यूशन। अब उसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर 1 week और मोर इट विल ग्रो एज कैलस।
आफ्टर 1 week, दैट इज कैलस का क्या मतलब होता है? कैलस जैसे कभी ये कहते नहीं है कि अरे उनके तो कैलस पैदा हुआ है, मतलब कई कोई लोग लेडीज डिलीवरी करती है ना तो कहते हैं इनके कैलस पैदा हुआ, कैलस पैदा हुआ, चलो आओ उसको सांत्वना दें, नहीं यानी उसके हाथ पैर नहीं, मांस का लौथड़ा पैदा हुआ, होता नहीं, पेट से कुछ लेडीज उन्होंने डिलीवरी की, बच्चा नहीं पैदा हुआ, मीट 1 kg मीट पैदा, उसको कहेंगे कैलस, तो वही इसीलिए इसका नाम भी कैलस है, ठीक है। इसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी, कुछ भी नहीं पैदा हुआ। तो 1 week इट विल कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैलस विल बी फॉर्म्ड, ना उस जिसमें रूट ना हो, शूट ना हो, तब तक कैलस कहते हैं। तो क्या इसमें रूट शूट कुछ है? उसके भी हाथ पैर नहीं, इसीलिए उसे कैलस कहा। उस बच्चे के हाथ पैर हैं क्या जो पैदा हुआ, इसीलिए तो कैलस कहा। कैलस विल बी फॉर्म, फिर क्या होगा बोलो? नाउ कैलस डेवलप, कैलस में क्या होगा? सम रूट्स एंड शूट्स स्टार्ट्स अपीयरिंग, तब फिर उसे प्लांटलेट कहेंगे। जब अपीयर होने लगेंगे तब उसका क्या नाम पड़ जाएगा? अभी सिर्फ वो ग्रो कर रहा है, गुच्छा बन रहा है। आफ्टर 1 more week क्या होगा बोलो? more week it will develop, क्या डेवलप हो जाएगा? रूट एंड शूट, नाउ इट इज कॉल्ड। सर बट वो डेवलप कैसे होता है वॉर्म में? यूट्रस, देखो जो यूट्रस की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पौधे की बात कर रहे हैं। आप बताए ना कैलस, कैलस है, अगर वो उसमें क्या है कि सारे टिश्यू हैं लेकिन वो डिफ्रेंशिएट ना हो पाए बॉडी के अंदर, हाथ पैर ना बना पाए, सिर्फ वो ग्रो ही करते रहेंगे। भाई आप ये समझो, कभी तुमने देखा कि किसी को कैंसर हो जाता है? कैंसर का मतलब कोई एक सेल ग्रो कर जाए बढ़ता ही चला जाए, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही चला जाए, वो कैलस है। बच्चे में पैदा होते ही कैंसर हो गया, उसकी माँ सिगरेट पीती होगी या दारू पीती होगी तभी तो कैंसर हुआ, उसका डीएनए म्यूटेट हो गया, अब वो ग्रो कर रहा है, डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं पा रहा, ना उससे किडनी बन पा रही, ना लीवर बन पा रहा, बढ़ गया। सही, ये चीज सही है। नाउ ये क्या हो जाएगा? इट बिकम्स, इट इज कॉल्ड प्लांटलेट। क्या कहा जाएगा? प्लांटलेट को क्या करेंगे दिव्या? इट इज शिफ्टेड एट साइड इन सीटू, इट इज शिफ्टेड फॉर इन सीटू प्रोपगेशन। कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा? एट फीट। हाँ, अगर पेरेंट में अगर फादर सिगरेट पीता तो कुछ नहीं हो, तो बच्चा तो उसके पेट में बढ़ ही रहा है, फादर कितनी भी सिगरेट पी, माँ नाक पे कपड़ा बांध दे, माँ को क्या करना है? पहले पीने का नहीं, उस समय जिस समय बच्चा ग्रो कर। नाउ इट इज नाउ शिफ्टेड, कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए? इट इज शिफ्टेड टू फीड। समझ में आ गई बात? इसके कुछ मेरिट्स देखो टिश्यू कल्चर। बच्चे का डीएनए माँ के इससे होता है, या यूवी रेज में एक्सपोजर ज्यादा हो गया, इन सब वजह से होता है बच्चा को। तो और शुरू के सेल्स अगर गड़बड़ हो गए, म्यूटेट हो गए, मान लो 1 महीने का बच्चा, उसी पे यूवी रेज गिर गए, तो वो तो जब जैसे बढ़ेगा पूरा ही खराब हो गया। और मान लो 8 महीने का है और तब उस पर यूवी रेस पड़ी, तो उसके हाथ पे यूवी पड़ी, तो एक ही हाथ लग रहा लूला होगा। अब 1 ही महीने का था तभी यूवी रेस पड़ गई, तो पूरा बच्चा ही तो चेंज है कि नहीं? ये चीज। अब आगे देखो टिश्यू कल्चर के फायदे क्या हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो वॉयलेट कलर के ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन, एक है इंफीरियर टू रेड, रेड से कम, और एक है अल्टीरियर टू वॉयलेट। वॉयलेट से जो अगली कैटेगरी है फ्रीक्वेंसी वाली, वो हम लोगों पे नहीं पढ़नी चाहिए। जब दो चीज़ों को स्पार्क कराया जाता है, दो आयरन रॉड को, तो यूवी रेस पैदा होती है। कहीं भी इसमें से एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाए तो यूवी रेस पैदा होती है। वेल्डिंग में यूवी रेस पैदा होती है। जहाँ वेल्डिंग हो तो प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अगला देखें टिश्यू कल्चर के फायदे। एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर, खैर ये सब चीजें सबको मालूम ही है, ये सब की केयरलेस पैदा हो गया, तो घर घर में बातें होती, आपको नहीं पता है। आप कहाँ जाते हो, किसी को सांत्वना देने जाते हो क्या? आपको कैसे पता? आपकी मम्मी लोगों को ये बातें सब पता, वो बताती नहीं है, बस आपको पता तो सबको होती है। चलो अब देखो इसके एडवांटेज क्या है। इट इज वेरी फास्ट टेक्निक, ये बहुत फास्ट टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लीव्स, पीस ऑफ प्लांट, जरा जरा से तुम पैदा कर सकते हो, बढ़ा दो उसको, काट काट के फिर से रख दो, ग्रोइंग मीडियम चाहिए बस में, हफ्तों में 1000 बना दो, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। Can be produced from a small part of, ठीक है, a small piece of tissue, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम पे तो पड़ा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए। और चूंकि इसको शुरुआती मीडियम बहुत अच्छा मिला है, ये बैक्टीरिया फ्री होता है, these plants are disease free। में कुछ डिसीज नहीं आती है। नाउ इट कैन बी ग्रोन थ्रू आउट ईयर, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लाइमेट, ऑफ एनी क्लाइमेट। अगली चीज देखिए, वेरी लेस स्पेस इज नीडेड टू डू सो। और ये सभी टेक्निक को बाईपास कर रही है, इसमें ये भी नहीं देखना है कि लेयरिंग किससे होगा कि कटिंग से, कुछ भी है, टिश्यू लेके आओ, तोड़ के ले आओ, ऊपर से जरा सा होगा तो। अब देखिए नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम प्लांट्स में देखेंगे। चलिए आगे की चीज देखेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, ज्यादातर टिश्यू कल्चर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में किया जाता है, जो बहुत महंगे महंगे होते हैं। अब मनी प्लांट भी तो कोई करेगा नहीं, मनी प्लांट तो ऐसे ही उगता जाता है, अच्छे अच्छे नहीं तो बहुत उगा लेंगे। नाउ हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? In binary fission, the parent organism splits into two new daughter organisms. इसको क्या लिख सकते हैं, टू न्यू ऑर्गेनिज्म हो गया, दैट मीन्स मदर सेल सब डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, ऐसा होता है। एक से दो अमीबा, फॉर एग्जांपल वन अमीबा डाई हो जाएगा या स्प्लिट करेगा, स्प्लिट्स एंड फॉर्म टू न्यू अमीबा, ऐसा होता है। On other hand, in multiple fission, parent organism keep on dividing, ये क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। और कैसे डिवाइड होता रहेगा,
दैट इज कीप ऑन डिवाइडिंग बाय माइटोसिस, 1 से 2, 2 से 4, यही तो माइटोसिस होती है। कैसे डिवाइड होगा? बाय माइटोसिस तो ऊपर भी हो रही है लेकिन माइटोसिस से डिवाइड होता रहेगा। एंड मैनी ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म विच आर एनकेज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स शुगर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट। वो किसमें होंगे? माइटोसिस एंड मैनी organisms are formed. These are encased, ये रखे रहते हैं या covered within a complex sugar structure called cyst, इसे cyst कहेंगे। When jam and warm environment is there, then cyst क्या करेगा? रप्चर, सिस्ट फूट जाएगा। डैम्प एंड वार्म ही नहीं चाहिए, जानते हो प्लाज्मोडियम पूरी बॉडी में जाता है, उसका टारगेट ऑर्गन लीवर है, लीवर में जाके तब फटेगा। जरूरी नहीं कि डैम्प और वार्मथ ही मिले, वो लीवर ही को खराब करता है उसका टारगेट। देन सिस्ट रप्चर्स एंड वो न्यू ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड न्यू जो मैनी ऑर्गेनिजम्स हैं exists independently. हाँ बोलो। सभी के अलग अलग टारगेट ऑर्गन है, हर एक वायरस का अपना टारगेट ऑर्गन है। जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है तो वो लंग्स को टारगेट ऑर्गन है, तो ये नहीं और कहीं डाल दो तो कुछ नहीं करेगा, वो उसके लिए बेस्ट सूटेड मीडियम है। तो जैसे व्हेन हम कहेंगे कि फीमेल एनोफिलीज इंजेक्ट प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ विद इन अस, इट गोज टू लीवर, देयर सिस्टोब्लास्ट एंड मैनी ऑफ द प्लाज्मोडियम स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, 1 से 100, 100 से 1000। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? व्हेन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इंजेक्ट्स, हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगी प्लाज्मोडियम पैरासाइट, तो क्या होगा? इट रीचेस प्रोटोजोआ, पैरासाइट में प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इट रीचेस टू टारगेट ऑर्गन लीवर। कहाँ पहुंच जाएगा? इट रीचेस टू target organ liver, their cyst blast and many plasmodium independently it reproduces। आगे देखो अगला क्वेश्चन, how will an organism be benefited if it reproduce through spores? Now, reproduction through spores, ठीक है, कई बार ये प्लांट्स में भी होता है, मैंने आपको तो ऐसे बताया, लेकिन बहुत सारे प्लांट में बहुत हल्के हल्के बीज होते हैं, हवा में घूमते रहते हैं, बहुत ऐसे हवा में उड़ते हुए तुमने देखे बीज, बहुत सारे ऐसे भी तैरते रहते हैं, और उनमें बहुत सारे अलग अलग स्पोर होंगे, वो फैल जाएंगे, वो जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसे गोखरू, ये सब नहीं होते हैं जो हम लोग कहते हैं वीड्स, वीड्स हवा में घूमते हैं। वीड्स तुम्हारे खेतों में वीड्स झाड़ झंकार गोखरू गाजर घास क्यों उगाती है?
वो सब स्पोर फॉर्मेशन की वजह से हवा में उनके स्पोर्स घूमते रहते हैं। तुम बचा नहीं सकते अपने खेत को जब तक उसका तुम वीडीसाइड नहीं डालोगे या डी वीडिंग वो वीडिंग नहीं करोगे, तो वो सब करना पड़ता है। तो मैनी इट इज मेनली अडॉप्टेड, सिर्फ ब्रेड माउल नहीं है, ब्रेड माउल तो एक फंगस का है, ये ज़्यादातर किन में होते हैं, प्लांट्स के भी स्पोर्स घूम रहे हैं, वो जहाँ जहाँ लैंड करते हैं वो वैसा करते हैं। चलिए, इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, स्पोर्स आर कवर्ड विद हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से था, तो ऐसा भी डायग्राम बनवाया था नहीं, थोड़ा हाईफे था, लेकिन जो ऊपर का स्पोर था वो कैसा था, इसके ऊपर एक कोट है, उसका क्या नाम है, हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, उसी को भी सिस्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज कवर्ड विद हार्ड प्रोटेक्टिव कोट which enables them to survive. Supposed to survive in unfavorable condition. अब क्या होगा, when there is damp and warm medium, तो क्या होगा, this protective coat bursts. अब देखो when there is damp and warm medium, that is protective coat burst, and जो स्पोर्स होते हैं ये क्या करेंगे, लैंड ऑन दैट मीडियम, and grow independently. इसलिए इनकी डेथ नहीं होती स्पोर्स से, हवा में रहते हैं। अगला सवाल देखिए, कैन यू थिंक ऑफ रीजन why more complex organism cannot give rise to new organism through regeneration? अगर तुम गलती में मजाक में किसी का हाथ काट दो, कह दो उग तो आएगा ही, तो क्या उगाएगा नया, तो छिपकली में तो उसकी पूंछ से उगाता है। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा टिश्यू सिस्टम भी है, इसके बाद क्या है ऑर्गन है, और फिर ऑर्गन सिस्टम भी है। तो इतना होने के बाद इतना ज़्यादा हो गया है कि अब अगर आँखों से कह दो कि ये लीवर का काम करने लग जाए तो क्या करेंगी, अगर हम आँखों पर दाल चावल रख दें तो क्या ये डाइजेस्ट कर लेंगी। तो जो नॉर्मल है, जो जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस हो गई, अब हमारा हर ऑर्गन का हर टिश्यू इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता। इट इज़ हाईली स्पेसिफाइड एंड द डिवीजन ऑफ लेबर हैज़ टेकन प्लेस अप टू फार एक्सटेंट, बहुत दूर तक डिवीजन ऑफ लेबर ले लिया। समझ में आया, एक होता है कि अभी इंजीनियर बना है तो उससे कह दो इंजीनियरिंग छोड़ो डॉक्टरी करो, तो कर ले, वो तो इंजीनियरिंग में स्पेशलिस्ट कर चुका है, स्पेशलाइजेशन, तो क्या वो डॉक्टरी करेगा कभी। तो इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो रीजनरेशन से कि एक पार्ट कट कर दो, यहाँ से हमने कट कर दिया, अब लीवर से कह दो कि तुम लेग भी बना दो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बना दो, इधर से थोड़ा पेट भी बना देना, तो क्या लीवर बना देगा। लीवर के पास जो सेल्स हैं वो उसके ग्रो करने के लिए हैं। ये बात सही है कि लीवर का एक टुकड़ा किसी में ट्रांसप्लांट कर देते तो नया लीवर हो जाता है। कई ऐसे केस में है कि बेटी ने अपने पिता को अपना थोड़ा लीवर दिया, ऐसा देखने में आया कि नहीं, कि 20% लीवर उसने दान कर दिया, ऐसा देखने में आया। चलो बिल्कुल लीवर का तो ऐसा है, इसको कट करके वजह से सही है, लीवर इस तरीके से होता है। लीवर है इधर ही रखा था, ये
अब इसी में से कट कर दो, तो यहाँ से कट करके दे दो किसी को, सही है, ग्रो हो जाएगा। लेकिन इस लीवर से कहोगे तुम पैंक्रियाज बना दो, क्या बना देगा? तो अब इसके ऊपर आंसर लिखे कि ये नहीं कर सकता। समझ आ गई बात कि नहीं? ये तो बहुत बड़ा है, तो थोड़ा काट दो फिर। हाँ? नहीं, दोनों जिंदा है। हमारे स्कूल में पापा मरेगा क्या? ये तो कितनी फेमस है, कितनी दिनों तक न्यूज आई, सबको पता है। कोई मरा है क्या अभी तक? जैसे आपकी जानकारी है क्या? मरा ना रिसेंटली मरा है। अभी तक तो सर हमारे स्कूल में किसी फादर की डेथ हुई थी। जो इनके फादर किसी की डेथ हुई। और वो किसी फ्रेंड के पास। चलो, इसका मतलब है कैन यू थिंक ऑफ द, एक वो भी कहानी आई थी बुलीवर इन लिलीपुट, उसके नाम में भी लीवर था। अब आगे देखो, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है? दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज बाय रीजनरेशन। तो प्रॉपर्ली आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। लिखिए, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं सेल, वो क्या बना देती हैं? मेक टिश्यू। टिश्यू अलग अलग तरीके की होती है, जब स्पेशलाइज्ड होती है उनको काम करना पड़ेगा तो तब टिश्यू बनेगी, ठीक है। और फिर टिश्यू क्या बनेगा? टिश्यू मेक्स ऑर्गन। ऑर्गन की डेफिनेशन बताओ जरा सुनील, बोलो, बताया करो। ऑर्गन कोई भी है, ऑर्गन इज मेड ऑफ मैनी टिश्यूज एंड सेल्फ पैक्ड विद एपिथेलियल टिश्यू। जैसे टंग एक ऑर्गन है, तो इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, लेकिन इसको कवर्ड किया गया स्क्वैमस से, जो कई टिश्यू से मिलकर बने वो ऑर्गन। एंड अल्टीमेटली इट इज इंडिविजुअल एंटिटी एंड सेल्फ पैक्ड विद इस एपिथेलियल टिश्यू। सही है? कई एपिथेलियल तो पैकिंग के लिए होता है, ऑर्गन मैनी टिश्यू से बना है। क्या हमारे जैसे बहुत सारे मसल्स हैं, क्या वो ऑर्गन हो सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ मस्कुलर से बने हैं, तो वो मसल्स हैं, वो ऑर्गन नहीं है। लेकिन जैसे स्टमक लो, उसमें 3-4 तरीके के टिश्यू होंगे, हो सकता है उसमें मस्कुलर भी हो, ग्लैंडुलर भी हो, क्यूबॉइडल भी हो, कई तरीके से होंगे, तब ऑर्गन कहना। सही? चलिए, तो इट इज टिश्यू मेक्स ऑर्गन एंड ऑर्गन मेक्स organ system. Many organ system coordinate with each other to form organism. हमारे अंदर खुद ही 12 ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न जाने कितने सिस्टम मिल करके तब एक सिंगल बन रहा है, जिसमें 5-6 तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिए। तो कंट्रोल एंड ऑर्गन सिस्टम, तो मैनी ऑर्गन सिस्टम क्या करेंगे? ठीक है, मेक्स ऑर्गेनिज्म, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नाउ इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, that is very high degree of differentiation of labor takes place. ऐसा होगा। चलिए, ठीक है। And any organ cannot perform the job of other organ. ऐसा कोई कर सकता है क्या? So in multicellular organism,
ठीक है, रीजेनरेशन इज नॉट। बताओ, हम फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि फिर हम लोग के हेयर क्यों ग्रो करते हैं, ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते? बताओ क्यों ग्रो? बताओ। करेक्ट, जैसा कि सुनील ने बताया कि ये हमारी बॉडी का वेस्ट है, जो केराटिन, ये एक्सक्रीटरी पार्ट है। तो इसलिए बार बार निकलता रहता है, बॉडी फेंक रही है, तो हम काट रहे हैं तो फिर वो और फेंक रही है, उसको तो फेंकना ही है। ये हमारी बॉडी का, जिसे हम सुंदरता कर रहे हैं ना, ये बॉडी का वेस्ट है केराटिन। तो वो हमारी बॉडी से ना निकले, जिसके ना ग्रो करे, तो उसको कई तरीके के हेडेक और मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाए, जिसके बाल नहीं होंगे, तो उगना ही चाहिए। ज़्यादा उग रहा है तो वो हेल्दी है, यानी ज़्यादा फेक है। वो बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से अब हम कल भी यही पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। और संडे को कल की आपकी क्लास क्या होगी? कल होगी 10:30 से 1 बजे। अभी छुट्टियों में यही टाइम रहेगा। कल के लिए हम ऐसा कर दे रहे हैं 11 बजे रखें। तो कल के लिए तुम देख लेना, तुमने तो ये पढ़ रखा है ना चैप्टर, तो कल 11 बजे से 10:30 से 1 बजे। और संडे के टेस्ट में क्या क्या आएगा चेक करो। संडे के टेस्ट में एरिया आएगा ऑफ सर्कल्स, रिप्रोडक्शन आएगा, और साथ में हिस्ट्री। 3 चीजें। रिप्रोडक्शन में जो आज जो भी पहले का पढ़ा है, और जो ये रिप्रोडक्शन पूरा यही, जितना पढ़ लेंगे तब तक, ठीक है। और क्या आएगा? नहीं, इवनिंग की अब नहीं होगी, एक ही रहेगी, 2.5 घंटे की डेली। और तीसरा क्या आएगा? हिस्ट्री में नेशनलिज्म। ये 3 चीजें।